ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर में। और वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में जो नित्य प्रस्तुत हुआ करता है, यह 5 भागों में है। और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप नित्य हम प्रस्तुत किया करते हैं। आशा करते हैं यह दोनों आपके लिए उपयोगी होगा। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुआ है वह दृक पंचांग से लिया गया है, छवि गूगल से ली गई है। और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम आप पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। तो आज के पंचांग के पहले भाग में स्वागत है आपका। दिनांक 7 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:09 पर, सूर्यास्त 6:24 पर। सनराइज एट 5:09 AM एंड सनसेट एट 6:24 PM। दिशा शोल उत्तर है, नॉर्थ। और यदि उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में को शुभ बनाए। पंचांग के 5 अंक: वार बुधवार, तिथि दिन के 10:19 तक दसवीं, उसके बाद एकादशी। नक्षत्र संध्या 6:17 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके उत्तरा फाल्गुनी। योग देर रात्रि 1:15 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण। करण दिन के 10:19 तक गर्भ, उसके बाद रात्रि के 11:21 तक वनिज। तत्पश्चात विष्टि भद्रा। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को याद कर उनका वास देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जब तक शुक्ल पक्ष दशमी है तब तक वे सभा में है, और तत्पश्चात वे क्रीड़ा स्थल पर हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 11:14 से 1 बजे तक। रवि पुष्टि योग आज नहीं है। सर्वात सिद्धि योग भी आज नहीं है। रवि योग प्रातः 5:09 यानी सूर्योदय से 6:17 तक, सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 तक। गोधूली बेला संध्या 6:22 से 6:44 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। और यह निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि में या कहें देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:46 से 1:26 तक। कुलिक काल दिन के 10:07 से 11:46 तक। और यमगंड प्रातः 6:48 से 8:27 प्रातः तक ही। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 2:20 से कल भोर तक 4:07 तक। भद्रा देर रात्रि 11:21 से आरंभ, और सूर्योदय कल सूर्योदय तक 5:08 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के अनुसार है, तो आज बुधदेव अपने मीन राशि से आगे बढ़ते हुए मेष राशि में आ चुके हैं। आज सुबह 4 बजे 4 बजकर कुछ समय पर
वे मेष राशि से निकलकर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ गए और अपनी नीचता, जो मीन राशि में नीच थे, वह समाप्त हुआ। फिर भी अभी चूंकि अंश इनका कम है, इसलिए थोड़ा कमजोर है। इस प्रकार चंद्रदेव आज सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। यानी बुध देव की राशि। शेष ग्रह पूर्ववत ही है। सूर्य देव मेष में उच्च बनकर, मंगल देव कर्क में नीच बनकर, बुध देव बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन राशि में। इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में और केतु देव कन्या में। तो ये रहे हमारे ग्रहों की राशि स्थिति। मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और स्व राशि में कोई ग्रह नहीं है। यदि हम देखें, बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 3 ग्रह है और शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। मंगल की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में सूर्य और बुध, 2 ग्रह। ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और स्व नक्षत्र में एक ग्रह शनिदेव। चंद्र राहु बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। ये स्वतंत्र ग्रह है। शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रह के नक्षत्र में चंद्र राहु बुध को छोड़कर एक एक ग्रह। तो इस ये रहे हमारे महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति। मई महीने में जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति होगी वह यह है। सूर्यदेव 15 मई को मेष राशि से शुक्र की राशि वृषभ में जाएंगे, जो उनका शत्रु का राशि होगा। बुध देव 23 तारीख को और शुक्र देव 31 मई को मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। राहुदेव तथा केतु देव 18/5 को आंशिक रूप से राशि परिवर्तन करेंगे। राहुदेव मीन राशि से कुंभ में जाएंगे, केतुदेव कन्या से सिंह में आएंगे। वहीं सही मायने में 29 मई से दोनों ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति जो गोचर मई महीने का है। ये आपके लिए हमने विशेष कर संकलित किया है ताकि अग्रिम सूचना मिल सके। बृहस्पति देव 14/5 को जो गोचर करेंगे
इस पर हम विशेष प्रस्तुति लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, उनकी गति थोड़ी बढ़ रही है। और जब पिछली बार अतिचारी हुए थे तो कोरोना महामारी हुई थी, और इसलिए 14/5/2025 के बाद बृहस्पति देव की आकाशीय स्थिति होगी, और उसके अनुसार जगह जगह विशेष परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि उसी समय, ठीक उसी कुछ दिन के बाद ही राहु देव भी आंशिक रूप से राशि परिवर्तन करेंगे। केतु देव भारत और पाकिस्तान के अगर कुंडली को देखें तो उस पर भी प्रभावित होगा। तो चलते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति में, तारा बल के अनुसार कैसा फल रहेगा, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। इसे हम ताराबल कहते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, नक्षत्र उनके समूह के स्वामी कैसा फल देते हैं, यहां से हम यह आकलन करते हैं। यह बहुत ही अद्भुत, सटीक और आसानी से समझने वाला यह सिद्धांत है। इसे हम नवतारा चक्र भी कहते हैं, और तारा बल भी इसे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में इसको बोला जाता है। चंद्रमा के गोचर को तारा बल बोला जाता है। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी ग्रह अपने से कोई भी फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और यह एक बार जो समझ ले वह अपने जीवन में इसको उपयोग कर अग्रिम शुभता अशुभता को वह जान सकता है, और उसी तरह अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर उपाय कर सकता है, कर्म कर सकता है। तो नव तारक चक्र से हम यह देखते हैं कि कौन सी दशा महादशा हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, कुछ कष्टदायी है, कौन सा हमारे लिए समय अंतरदशा हमारे लिए शुभ होगी। बिजनेस यदि हम कर रहे हैं तो कौन सा बिजनेस पार्टनर हमारे लिए शुभ होगा, कौन सा हमारे लिए व्यक्ति हमारे लिए शुभता लाएगा, चाहे वह पड़ोस में हो या घर में हो। इस प्रकार हम आप किसके लिए फलदायी हो सकते हैं, यह भी हम इसमें देख सकते हैं। उसे नवतारा चक्र कहते हैं, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है। और आपका सुझाव जब आया था उस पर प्रतिक्रिया हुई थी कुछ प्रैक्टिकल वीडियो डालने का, तो वह भी करके हमने गणना दिखाया था। संक्षेप में हम यहां बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और ग्रह 9 ही होते हैं। क्योंकि ग्रह अपने से फल नहीं देते, नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं, तो इसलिए उन्हीं 9 नक्षत्र, कुछ नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ना आवश्यक है। तो इसलिए सभी ग्रहों की जो क्रम संख्या है, निर्धारित क्रम संख्या 1 से 27 वह फिक्स्ड है, और ग्रहों को महादशा के अनुसार जो उसकी श्रेणी है, क्रम संख्या है, उसी में रखा गया। और नक्षत्रों के 3 श्रेणी बने हैं। पहला श्रेणी क्रम संख्या 1 से 9 तक, दूसरा श्रेणी 10वां से 18वां तक, और तीसरा श्रेणी 19वां से 27वां तक।
और हर श्रेणी में से पहला ग्रह लेकर, पहला नक्षत्र लेकर, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र को का स्वामित्व पहले ग्रह, महादशा का पहला ग्रह जो केतु होते हैं उनको दिया गया। और इसी क्रम में तीन तीन नक्षत्रों का समूह को का स्वामित्व हर एक ग्रह को मिला। भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, जो दूसरा, 11वां तथा 20वां नक्षत्र हुए, उनका स्वामित्व शुक्र को दिया गया। और इसी तरह से 9वां, 18वां, 27वां का नक्षत्र समूह का स्वामी बुध देव दिया गया, उनका स्वामित्व दिया गया। अब यह तो गणना, यह कैसे उनको एलोकेशन हुआ, नक्षत्रों का स्वामित्व कैसे ग्रहों को दिया गया, यह है। फलित कैसे करते हैं, यह थोड़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके स्वामी कौन है, समूह, उनके समूह को भी पकड़ सकते हैं। उनके स्वामी जो ग्रह हुए, वे पहला ग्रह, वहीं से गणना आरंभ होती है। और पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है। तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होता है वह पीड़ादायक, बाधादायक और अत्यधिक पीड़ादायक भी होता है, जिसे सातवां को नैथन ही बोला जाता है। मतलब आदमी पुनर्जन्म भी कहिए, कि बहुत ही परेशान होकर फिर जब दुनिया में रहता है तो उसे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पीड़ा इस तरह की होती, परेशानी होती। तो तीसरा, पांचवा और सातवां अशुभ है। वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फल देते हैं। तो जन्म कुंडली में हम ग्रह को किसी स्थिति में देखें, फल इसी के अनुसार होता है। इसलिए जन्म कुंडली देखकर फलित करना सीधा घातक भी हो सकता है। इसलिए हम इसे तारा बल कहते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में। चूंकि चंद्रमा का जो गोचर है, यह हमने ऊपर हर कॉलम में रखा गया कि कौन से चंद्रमा भी कहाँ गोचर कर रहे हैं। और हम देखते हैं अपना नक्षत्र, कि हम अपने जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहां पर है, और इससे मिलान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा आज जो है, एक उदाहरण स्वरूप मैं कह रहा हूं कि आद्रा नक्षत्र में है, तो हम इस रो को पकड़ेंगे, और मेरा जन्म चित्रा के नक्षत्र में हुआ है तो इस रो से जाएंगे, और तब देखेंगे कि चंद्रमा हमारे लिए संपत्ति का कारक है, तो शुभ है आज के दिन का। और इसी तरह से हम दशा, महादशा और पार्टनर आदि के लिए इसी तरह से हम देखते हैं। तो देर न करते हुए अब चलते हैं आज के फल के प्रति। तो चंद्रमा आज छह बजकर 17 मिनट तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और इस प्रकार हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हम यह देख सकते हैं कि हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें कि कोई भी नक्षत्र को उठा करके हम देखेंगे कि आज हमारा दिन कैसा है। उदाहरण स्वरूप यदि मेरा विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आज के दिन प्रत्यरी है, थोड़ा सावधानी रखें। कब तक? 6:17 तक, चंद्रमा जब तक। और
इस प्रकार हम हर व्यक्ति अपना आज का दिन देख सकता है। यह हम आप पर छोड़ते हैं। आप खुद देखें, खुद आकलन करें कि आपका चंद्रमा आज कहाँ है और आपके आपके अनुसार कौन सी श्रेणी बन रही है। 6:17 के पश्चात चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे और तब आप देखें कि आपके लिए, आपके नक्षत्र के लिए कैसा फल मिल के आ रहा है। जैसे मैंने देखा था पुनर्वसु विशाखा नक्षत्र में, वहां पर आपके लिए बाधक थे, यहां पर आपके लिए साधक। विशाखा नक्षत्र में हमने एग्जाम्पल लिया था। तो यही हमारे नव तारा चक्र तारा बल का सिद्धांत है, बहुत ही उपयोगी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, साझा भी करें अपने मित्रों परिजनों के साथ, उनसे विविध डिस्कस भी करें, और यदि आप समझ गए हैं तो जरूर उन्हें बताएं। कहीं कंफ्यूजन हो तो हमारा मोबाइल संख्या नीचे डिस्प्ले कर रहा है, आप उस पर हमें मैसेज करें। हम प्रयास करेंगे आपको इस संदर्भ में विस्तार से जो भी शंका है उसका समाधान करने का। तो आज हम लाभ ले चलते हैं अपने तीसरे भाग में। जो अभी तक हमने देखा था जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसका फल, उसके अनुसार आज का दिन कैसा होगा। और आज भी हम देखते हैं इस प्रस्तुति में जो तीसरा भाग प्रस्तुति है कि चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो देर रात्रि मध्य 0:57 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। जब वे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, तो जब तक मध्य रात्रि तक मिथुन राशि, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। वहीं तत्पश्चात जब चंद्रमा कन्या राशि में होंगे तो मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। शेष अशुभता यदि है तो सावधान रहें, और अपने जो भी इष्ट देव हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, दिन में शुभता लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो चौघड़िया मुहूर्त पर है। कौन से कार्य करने के लिए कौन सा उपयुक्त अवधि है। यह बहुत ही उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने इसका विस्तार से चर्चा किया है अलग प्रस्तुति में, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। यह काफी उपयोगी है। संक्षेप में यहाँ बताते हैं कि चौघड़िया, दिन का चौघड़िया जो होता है, यह चौघड़िया मुहूर्त किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। शुभ अशुभ समय दर्शाता है यह, और कोई भी शुभ काम चाहे हम कर रहे हैं या कोई नया कार्य कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहें या नहीं देख सके पाए तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। और यह आजमाया हुआ है और सटीक बैठता है। कुछ हल्के फुल्के स्थान के अनुसार समय में परिवर्तन हो सकता है, और फल में कुछ हल्का सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अधिकांश फल सही निकलते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो संक्षेप में बताएं कि कुल 8 प्रहर दिन के होते हैं, 8 प्रहर रात के होते हैं,
और इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन का, 8 चौघड़िया रात का, किंतु सप्ताह के सप्ताह सात ही दिन होते हैं, इसलिए सातवीं चौघड़िया का को चिन्हित किया गया, नामकरण किया गया। और 8वां चौघड़िया जो आदि का होता है, यानी आरंभ का जो चौघड़िया होता है, वही अंत का भी चौघड़िया हो करता है। दिन के आरंभ का या रात्रि के आरंभ का जो चौघड़िया हुआ, वही रात दिन के अंत का और रात्रि के अंत का चौघड़िया होकर, इस प्रकार 7 चौघड़िया और सप्ताह के 7 दिनों से उनका संबंध हर चौघड़िया का अलग अलग, यानी सूर्य के लिए अलग चौघड़िया, चंद्र सोमवार के लिए अलग चौघड़िया, रविवार के लिए अलग चौघड़िया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि के लिए अलग अलग चौघड़िया के अनुसार। यह हमने विस्तार से अपनी प्रस्तुति में बताया है। साथ ही साथ सप्ताह के 7 दिन का संबंध उनके स्वामी से है, यानी 7 दिन के स्वामी, जो सप्ताह के 7 दिन है, उनके जो रूलिंग प्लैनेट है, वो रूलिंग ग्रह, शासक ग्रह अलग अलग ग्रह हैं। इसलिए हर चौघड़िया का शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं, विशेष ग्रह, और हर ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस प्रकार हम कहें कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, और इसलिए विशेष कार्य करने के लिए हम इस प्रकार हर ग्रह का स्वामी, हर ग्रह को अलग अलग चौघड़िया का स्वामित्व मिला और अलग अलग ग्रह विशेष कार्य करने के लिए प्रयोजन है, और इस तरह हर एक चौघड़िया विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त है। आज का चौघड़िया यदि देखें तो दिन बुधवार है, और बुधवार का चौघड़िया लाभ चौघड़िया हुआ करता है, और इसका संबंध विद्यार्जन से, और जो विद्यार्जन से इसका संबंध है, और इसलिए यही चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, और समाप्ति भी सूर्यास्त के समय भी यही चौघड़िया है। बाकी दिन के 6 चौघड़िया अलग अलग अवधि में। चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि वह कहीं भी, क्योंकि दिन का चौघड़िया कालवेला, वारवेला और राहु काल से ग्रसित हुआ करता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो कोई भी चौघड़िया किसी अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। यदि है तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, उस चौघड़िया का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हानि ही देता है, अशुभता ज्यादा देता है, शुभता की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन अशुभ बेला में राहु काल सबसे ज्यादा, उसका जो प्रभाव है, कुप्रभाव का है, ज्यादा होता है। इसलिए इसी के मद्देनजर राहु काल पर भी हमने एक अलग वीडियो डाला है। राहु काल, राहु कैलेंडर, वो साप्ताहिक कैलेंडर, चूंकि इनका समय जो है सप्ताह का सोमवार के दिन पर किस समय अवधि में होगा, मंगलवार को कब होगा, बुधवार को कब होगा, पूरा स्थान के अनुसार समय परिवर्तन हो सकता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो लेकिन एक संभावित समय हमने उसमें डाला है, और राहु काल में कौन कौन कार्य वर्जित है, कब राहु काल प्रभावी नहीं होता है, ये सभी हमने वीडियो में डाला है, जरूर देखें राहु कैलेंडर। तो ये रहे हमारे आज के 5वें भाग की प्रस्तुति। आज का जो, यदि चौघड़िया कहें तो काल चौघड़िया जो है 8:27 से 10:07 तक कालवेला से ग्रसित है, और 11:46 से 1:26 तक राहु काल से ग्रसित है, और रात्रि का चौघड़िया देर रात्रि 2:27 से 3:48 तक काल रात्रि से ग्रसित है। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वें भाग में आपको ले चलते हैं जो अंक ज्योतिष से संबंध रखता है,
कि अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना है। हम अपने सभी पिछले प्रस्तुति में लगभग यह बार बार दोहराते रहे हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, सिंगल डिजिट पर काम करता है। और अंक ज्योतिष में जो भी हमारे एक से ज्यादा अंक जब भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं तो उनके सभी अंकों में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। नाम यदि कोई शब्द है, इनमें अक्षरों का समूह है, तो उनका उन अक्षरों का अंकीय जो मूल्य है उससे उनको परिवर्तित कर और फिर अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर हम उसकी विवेचना करते हैं। जनपद जो अंक ज्योतिष है उसमें दो महत्वपूर्ण अंक होते हुआ करते हैं। एक होता है मूलांक जो जन्म तिथि का योग होता है, दूसरा होता है भाग्यांक जो जन्म तिथि वर्ष और माह का योग होता है। और यहीं से शुरू होती है जन्म जो उसकी कुंडली है या उसको कहें व्यक्ति के बारे में कुछ आकलन है, विवेचना है उसके जन्म तिथि का, तो यहीं से शुरू होता है अंक ज्योतिष की गणना। मूलांक और भाग्यांक में संबंध अगर अच्छे हैं तो दिन उनके लगभग अच्छे समय कटते हैं। किंतु ऐसा भी देखा गया है कि मूलांक भाग्यांक ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया, किंतु हम अपने कर्मों से कुछ ऐसे अंक ले आए, चाहे मोबाइल के नंबर के रूप में, गाड़ी के नंबर के रूप में, या कहें नाम, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा दे गया जो हमारे लिए अशुभता ले आया और वहीं से हमारे अशुभता भी आरंभ। तो कुछ शुभता अशुभता दोनों। उसी तरह हर अंक किसी न किसी तत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो अंक हमारे शरीर में, जो हमारे मिसिंग अंक हैं, उसकी थोड़ी कमी रहती है। और यदि हम अपने कर्मों से कुछ और अंक ऐसे ले आए जो हमारे लिए वह तत्व घातक है, क्योंकि उस तत्व जो है हमारे लिए जो आवश्यक नहीं है, तो फिर वह हमारे शरीर को के तत्वों को इम्बैलेंस करता है, असंतुलित करता है और बीमारियां होती। तो अंक ज्योतिष बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ बता सकता है। बस है थोड़ा सा सीखना आसान है, थोड़ा सा प्रयास करने का, और इसी में हम प्रयासरत। तो आज का दिनांक देखें 7/5/2025। आज का योग, दिन का योग 7 होता है और 3 माह और वर्ष का योग 3 होता है। 7 और 3 का संबंध यदि हम देखें तो मित्रता का, क्योंकि दोनों का संबंध जो है एक तरह से दोनों सात्विक है, इसलिए दोनों में संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आज का जो भाग्यांक हुआ यानी 3 और अन्य मूलांक हुए, उनका संबंध आज कैसा है? तो 1/10/19/28 को जो जन्मे जाते हैं उनका एक मूलांक होता है, सूर्यदेव स्वामी बनते हैं। दिन बहुत उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि ये 1 और 3 का संबंध अति मित्रता का है। 80 से 90% सफलता का संकेत मिल रहा है, 3.5 स्टार भी मिल रहे हैं। लेकिन यदि वो शिक्षा से संबद्ध है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके लिए और भी जो सक्सेस रेट है, सफलता का जो दर है वो बढ़ सकता है। 2, 11, 20, 29 को जन्मे जाता है किसी भी माह के, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है और 2 और 3 आपस में मित्रता का संबंध रखते हैं, अति मित्रता का नहीं। 40% सफलता का है सूचक है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं। और ऑकल्ट में यदि जातक इन्वॉल्व है तो उसके जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। 3 और 3 मूलांक वाले, 3 भी ज्ञान के कारक, बृहस्पति देव जीव का कारक। 3, 12, 21 तक और 30 तारीख को जन्मे जातक, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव उनका स्वामी है। और 3 का जो कॉम्बिनेशन है, याद रखिए, अति मित्रता का नहीं है, मित्रता का है।
क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा होने से ज्ञान में का अहंकार भी होता है। इसलिए सफलता का दर 3.5 जरूर है। 80 से 100% में सफलता हो सकती है, लेकिन यदि वह हीलर, टीचर, ऑकल्ट का काम करता है, जहां वो ज्ञान बांटता है, तो उसके लिए शुभता के संकेत, शुभ जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले, 4, 13, 22, 31 तारीख का जन्म, 4 इनका मूलांक होता है, राहु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है, तो और 4 और 3 का संबंध तटस्थता का होता है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर है। और यदि यह सेल्स, मार्केटिंग, ऑकल्ट आदि से संबंध रखते हैं जातक, तो इनके लिए सफलता का दर बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 तारीख का जिनका जन्म है, बुद्धदेव जिनके स्वामी होते हैं। 5 अंक 1 और 9 के बीच का मध्यम अंक होता है, बैलेंस अंक होता है। 3 और 5 का संबंध या 5 और 3 का संबंध मित्रता का है, इसलिए 90% सफलता का दर होने की संभावना है। संचार में अगर जुड़े हो व्यक्ति, कम्युनिकेशन लाइन में, तो और भी सफलता का दर बढ़ सकते हैं। 7, 16, 25 जिनका जन्म, 6, 15, 24 जिनका जन्म है, तिथि है किसी भी माह का, 6 मूलांक होता है। शुक्रदेव भी ज्ञान के कारक, किंतु दानुओं के। 3 भी ज्ञान के कारक, किंतु देवों के। इसलिए 3 और 6 का संबंध उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए जिस जातक का मूलांक 6 या मूलांक 6 और भाग्यांक 3 हो, या भाग्यांक 6, 3, मूलांक 6 मूलांक, भाग्यांक 3, या जिसका उल्टा मूलांक 3 भाग्यांक 6 हो, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है। और ऐसे जातक को अपने नाम के रूप में, मोबाइल के रूप में ऐसे अंक को दिया जाता है जो दोनों के लिए मित्रता। यही अंक ज्योतिष आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपका जो स्ट्रगल है वो कम कर सकता है। तो 6 मूलांक वाले सावधान रहें, शत्रुता का संबंध है। और खास करके शुक्र वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है, इसलिए थोड़ा वाद विवाद से दूर रहे। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म है, 7 केतु देव हैं, दोनों मित्र हैं। और 4 स्थान मिल रहे हैं सूर्य से भी ज्यादा, जहां मित्र थे, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअल शिक्षा से यदि संबंध रखते हैं, 100% सफलता मिल सकती है। तो शिक्षक, वो भी ऑकल्ट, स्पिरिचुअल रिलेटेड, सफलता का दर शिखर पर। 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है, 8 मूलांक है इनका, शनि देव इनके स्वामी है। इन दोनों का आपस का संबंध 8 और 3 का, 3 और 8 का मित्रता का है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 60 से 70% सफलता का दर है। यदि जातक लॉ, कानून, शिक्षा या प्रिंटिंग से संबंध रखता हो, तो इनके लिए दिन जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि शनि मजदूरी के कारक और बुध देव, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक। 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म है, 9 मूलांक होता है, मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 9 और 3 आपस में मित्रता का संबंध रखते हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। और यह ऐसे जातक जो शिक्षक हो, जो हीलर हो, ऑकल्ट से संबंध रखते हो, शिक्षक हो, उनके लिए शुभता के संकेत बढ़ सकते हैं, यानी सफलता का दर बढ़ सकता है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं इस प्रस्तुति को,
सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और इस प्रकाश को, जो जीवन में शुभता लाने का प्रकाश है, इसे फैलाएं अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में शुभता ज्यादा, अशुभता नगण्य हो। हर ग्रहों की जो चाल है उनके लिए वो समझ सकें और उसके अनुरूप कार्य कर शुभता जीवन में बनाएं और बढ़ाएं। और फीडबैक आपका, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका फीडबैक हमें प्रस्तुतियों में आए त्रुटियों का निराकरण कर उसे नया रूप देकर अति उपयोगी बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें आपका फीडबैक चाहिए। और थोड़ी सी गुजारिश, मनोबल बढ़ाने हेतु पोस्ट को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपके इष्ट देव, हमारे गण देवता बुद्ध देव तथा मां शारदे आपके लिए शुभकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल तक के लिए आपका दिन शुभ हो। सभी देवी देवताओं का, बुद्ध देव का यह असीम कृपा बरसती रहे। जय बुद्ध देव, जय गणेश, जय मां शारदे।